हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉमन चीज़ जो कि घुटने में होने वाले पेन के बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर से बहुत यंग फीमेल के अंदर भी पेन होता है, ओल्डर फीमेल्स के अंदर भी पेन होता है, अलग अलग एज ग्रुप मेल के अंदर यानी कि आदमी के अंदर भी पेन होता है घुटने के अंदर, और औरतों के अंदर भी। लेडीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन होती है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो पहली बात तो जो होती है कि दो हड्डियां होती हैं, जो ऊपर वाली हड्डी है और नीचे वाली हड्डी है। इन दोनों के बीच में एक गैप होता है। उस गैप के बीच में अलग अलग लेयर्स होती हैं जो इन दोनों बोन्स को आपस में टकराने से रोकती हैं। तो अगर किसी भी वजह से वो बीच की स्ट्रक्चर्स अगर ख़त्म हो जाती हैं तो बोन आपस में रगड़ खाएगी और वो पेन करने की टेंडेंसी हो सकती है। तो सबसे पहले बोन के ऊपर एक बड़ी चिकनी लेयर होती है कार्टिलेज की, जो कि उसको स्मूथनेस देती है। जब आप घुटने को मोड़ेंगे, करेंगे, चलेंगे तो वो स्मूथनेस देगी जिसकी वजह से आप अच्छे से चलते हैं। अगर किसी वजह से इन कार्टिलेज के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए, वो घिस जाए, उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, तो वो पेनफुल कंडीशन होती है। जैसे कोई चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया, फ्रैक्चर हो गया इस हिस्से के अंदर, तो वो कार्टिलेज डैमेज हो जाएगी। यहाँ कोई बीमारी ऐसी हो गई जैसे गाउट हो गया, गठिया बाय जिसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, एसएलई, देयर आर सो मैनी अर्थराइटिस। अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, कई कॉमन चीज़ें भी होती हैं जिनकी वजह से घुटने के अंदर बाय का असर आता है। तो वो बीमारियाँ यंग पेशेंट के अंदर भी, लोग पूछते हैं कि मैं तो ज़्यादा एज नहीं है तब भी मुझे घुटने में दर्द हो रहा है, तब वो बीमारियों की वजह से होता है। जब एज ज़्यादा हो जाती है, वो घिस घिस के सालों तक आपके लिए काम करते हैं और तब कार्टिलेज घिसती है, तब वो एज की वजह से होता है। उसके अलावा बहुत से लोग अपनी हाइट के प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा वेट कैरी करते हैं, स्पेशली आर इंडियन फीमेल। हमारे देश की महिलाओं का वज़न, हाइट कम होती है, वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो उन घुटनों के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है कि वो कार्टिलेज जल्दी वियर ऑफ हो जाती है। ख़ास तौर से घुटने के अंदर की तरफ जल्दी वियर ऑफ करती है, जिसकी वजह से पेन हो जाता है। तो ये जो कार्टिलेज होती है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही एक्सीलेंट स्ट्रक्चर तो है, बट एक बार ये खिस गई तो दोबारा से ये नहीं बनती है। अगर बनती है तो उसकी क्वालिटी इन्फीरियर होती है, उसे हम फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो गई है। घुटने में जो फ्लूइड होता है, जो चिकनाई देता है मूवमेंट करने के लिए, घुटने मोड़ने और सीधा करने के लिए, वो केवल 2 सीसी के आसपास होता है, 2 ml के आसपास होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। मेन बात यह है कि कार्टिलेज अगर डिस्टर्ब हो गई है तो आप प्रॉब्लम में है, पेन में है। तो इस कार्टिलेज की भी जो स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग चीज़ों से मिलके बनती है। कोलेजन से बनती है, ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेन्स होते हैं, उसके अलावा कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। तो ये सारे नाम इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में यही स्ट्रक्चर्स जो है आजकल दी जाती हैं, बाहर से आर्टिफिशियली दी जाती हैं ताकि वो उस रिपेयर को अच्छे से कर सके। तो नी के अंदर और भी कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, अगर वो टूटी हुई हैं, अगर सही से काम नहीं कर रही हैं, तो भी वो इस आर्टिकुलर कार्टिलेज को चोट पहुंचाती हैं। जैसे कि नी के अंदर 2 लिगामेंट होते हैं जो नी को आगे जाने से और पीछे जाने से बैलेंस करते हैं, रोकते हैं, तो उन्हें एसीएल और पीसीएल कहते हैं। अगर वो किसी वजह से डिजीज्ड हैं, टूट गए हैं चोट की वजह से, तो आपके घुटने में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होंगे और आर्थराइटिस की कंडीशन, कार्टिलेज जल्दी घिस जाएगी। उसके अलावा दोनों घुटनों के बीच में एक तकिए जैसी स्ट्रक्चर होती है, पिलो जैसी स्ट्रक्चर होती है, पिलो नहीं बट एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि कुशनिंग का काम करती है, जिसे हम मेनिस्कस बोलते हैं। तो अगर वो मेनिस्कस कट जाए ट्रॉमा की वजह से, चोट लगने की वजह से, या वो घिस जाए, तो भी घुटने आपस में टकराएंगे। इसीलिए जब हम एक्सरे कराते हैं घुटने के, तो ज़्यादातर लोगों का कॉमन वर्ड होता है जी गैप बढ़ गया है। गैप बढ़ता नहीं है, गैप कम होता है। जैसे दोनों घुटने जब आप एक्सरे में देखते हैं तो ये बीच में गैप दिख रहा है, वो गैप एक्सरे में इसलिए दिखता है क्योंकि कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होती है, एक तरीके का मांस है, जो कि एक्सरे में मांस नहीं दिखता, सिर्फ बोन्स दिखती हैं। तो जब तक वो कार्टिलेज है तब तक आपको गैप दिखेगा। जब वो मांस घिस गया, ख़त्म हो गया, तो आपको एक्सरे में दोनों बोन्स आपस में टकराती हुई मिलेंगी, जो कि ख़राब बात है। बोन टकराएंगी, कार्टिलेज घिस जाएगी। तो इसीलिए वो गैप होना अच्छी बात है, गैप ख़त्म होना बीमारी है। फिर हम करें क्या?
नी के पेन के लिए दो गोल्स होते हैं। पहला गोल होता है पेन को ठीक करना, और दूसरा गोल होता है फंक्शन, कि जब घुटने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो आपके घुटने मुड़ नहीं पाते हैं, आप सही तरीके से बिना पेन के चल नहीं पाते हैं, आपके घुटनों में लचक आ जाती है। तो वो दो हमारे गोल होते हैं ठीक करने के लिए। तो पेन के लिए ऑप्शंस आते हैं पेन किलर। अब पेन किलर सुनते ही ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। देखिए, ये एक अलग सोच है कि आपको कौन सी पेन किलर लेनी है, कौन सी आपके लिए ठीक है और कब तक खानी है, यही सवाल आता है। तो कुछ ऐसी पेन किलर होती हैं जो एल्डरली पॉपुलेशंस के लिए ठीक होती हैं, कंपैरेटिवली सेफ होती हैं। हमारी एलोपैथी के अंदर मैक्सिमम मेडिसिन्स के अंदर आप देखेंगे कि भाई कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, ये एक कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। पर ये दवाइयाँ इतनी रिसर्च से बनती हैं, इतने सारे लोगों पे ट्रायल के बाद मार्केट में आती हैं, उनके सेफ्टी प्रोफाइल को देखते हुए, तो डॉक्टर्स को पता होता है कि ये चीज़ हमने 1000 10,000 लोगों पर देखी, तो किसी एक के अंदर ये साइड इफ़ेक्ट आया, किसी 10 के अंदर ये आया, तो वो चीज़ हमें पता होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेडिसिन खाने पे हर इंसान को हो, हमारी जानकारी रहती है कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ भी इस मेडिसिन को खाने से हो सकती है। ये जज करने का काम हमारा होता है जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपको सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। उसके बाद सोचने के बाद भी अगर नहीं करती है तो हम कौन सी रिप्लेस कर सकते हैं। तो पेन किलर की एक पूरी रेंज होती है जो इसके अंदर काम करती है। बट कुछ पेन किलर जो एनएसएड ग्रुप की एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर होती हैं, वो होती तो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बट वो लंबे समय तक नहीं खाई जा सकती। उनके ढेर सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म नहीं खाया जा सकता। उसके अलावा हमें ऐसे सारे कारणों को ख़त्म करना है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। जैसे कि अगर उस इंसान का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो अगर वज़न कम नहीं होगा तो उन घुटनों के अंदर बहुत प्रेशर पड़ेगा, पेन होगा, तो वो करना चाहिए। एक्सपर्ट की सजेशन लेनी चाहिए। वज़न कम करना है, अपनी डाइट एक डाइटिशियन से डिस्कस कीजिए, क्या आप खाते हैं, क्या आपकी डाइटरी हैबिट है, उसके हिसाब से कैलोरी डेफिसिट जो कि आप मेंटेन कर सको वो डाइट खाओ तो आपका वेट कम होगा। कहते हैं लोग कि साहब मैं तो पेन की वजह से चल ही नहीं पाता हूँ, तो मैं एक्सरसाइज कैसे करूँगा, तो मैं तो चल नहीं पाऊँगा, तो मैं वेट कैसे कम करूँगा। तो वो शुरुआत ऐसे ही होगी। शुरुआत में आप डाइट की मदद लेंगे, एक एक्सपर्ट की सलाह लेंगे, जैसे आप हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, उनसे डाइट को रेगुलेट करिए। जब आपका कुछ किलो वज़न कम हो जाए, धीरे धीरे अपनी वॉक की ड्यूरेशन को बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। शुरू में 5 मिनट चलिए, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे जो आपकी बॉडी एडजस्ट कर सके उस प्रकार से करिए। उसके अलावा बहुत सारे सवाल होते हैं कि नी कैप पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। जब बहुत पेनफुल सिचुएशन हो और आपको अर्जेंटली कहीं जाना और करना हो, तो उस कंडीशन के लिए ठीक है। नुकसान ये है कि अगर आप नी कैप पहन के अपने काम करने की आदत को डाल लेते हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी जो मसल्स होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं। एक किसी बच्चे को अगर आप पूरे टाइम गोदी में रखेंगे और आप उसको चलने नहीं देंगे तो वो चल ही नहीं पाएगा। ऐसे ही कैप है, कैप को अगर आप लगाए रखेंगे तो मसल कैसे काम करेगी, मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसीलिए नी कैप इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म। ब्रेसेस भी आती हैं जब बहुत एडवांस आर्थराइटिस हो जाती है, जहां घुटनों के अंदर सारे लिगामेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, तब मजबूरी में सर्जरी से पहले यही एक ऑप्शन होता है कि अगर ब्रेस लगी होगी तो जो एबनॉर्मल मूवमेंट हो सकते हैं बोन के अंदर, वो ब्रेस उस चीज़ को रोक लेती है, तो वहाँ वो आपकी हेल्प कर सकती है। फिर जो बात आती है कि इंजेक्शंस के ऑप्शंस होते हैं, तो अलग अलग टाइप के इंजेक्शंस आते हैं। जैसे एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन आता है। स्टेरॉइड इज़ ए वंडरफुल ड्रग अगर सेफ्टी प्रोफाइल ठीक है और कभी इमरजेंसी के लिए लगाया जा रहा है। वैसे साल में 2-3 बार लगाया जा सकता है, बट जो डायबिटिक हैं उनके इन्फेक्शन के चांसेस है। घुटना एक बहुत ही सुपरफिशियल जॉइंट होता है, तो यहाँ पे बाहर से इन्फेक्शन जाने का चांस बहुत होता है। तो इस रिस्क को देखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि लगवाना है या नहीं लगवाना है, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपको पूरा सेफ्टी प्रोफाइल बता के, बट इज़ वेरी गुड फॉर शॉर्ट टर्म। इसी प्रकार से हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस होते हैं जो आते हैं, जो अर्ली आर्थराइटिस में तो ठीक हैं कि वो वही सब्सटेंस है जो आपके घुटने में नेचुरली होता है, आप उसे बाहर से डाल रहे हो। तो ज़्यादातर स्टडीज़ यही बताती हैं कि अर्ली स्टेज की आर्थराइटिस है जहां आप मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है कि आप इंजेक्शन, क्योंकि इट्स ए कॉस्टली इंजेक्शन, 10-12 हज़ार रुपये का इंजेक्शन, तो आपने मेडिसिन खा के वो काम करना है या घुटने में इंजेक्शन लगा के करना है।
तो वो चॉइस आपकी और आपके डॉक्टर के बीच में होती है। बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जो ऐसे ही सप्लीमेंट्स देती हैं, जो डायसरिन, ग्लूकोसामाइन और कोलेजन के भी आजकल पाउचेस आ गए हैं, मेडिसिन आ गई हैं, टैबलेट्स आ गई हैं। सोर्स उसका नॉन वेजिटेरियन होता है, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको आपत्ति होती है उसको लेने पे। और भी बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे आजकल पीआरपी थेरेपी। पीआरपी थेरेपी क्या है कि आपकी बॉडी से ही ब्लड को निकालते हैं, उसको एक मशीन में चलाते हैं, उसमें से हम पी यानी कि प्लेटलेट को निकाल देते हैं। उस प्लेटलेट के साथ कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो भी साथ में जाते हैं। तो जब आप उसको इंजेक्ट करते हैं घुटने के अंदर, तो जो हिस्सा डैमेज हो गया है उसके रिपेयर होने के चांसेस होते हैं। बट ये बहुत ही फुल प्रूफ स्टडी नहीं है। एक स्टेज के बाद जब आपकी सारी थेरेपी फेल हो जाती है, तब आपके पास ऑप्शन क्या रहता है? तब आपका ऑप्शन आता है नी रिप्लेसमेंट का। अब आपको कब कराना चाहिए? जब डॉक्टर कहे या जब आप कहें? ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। डिबेटेबल इसलिए है कि डॉक्टर आपको शुरुआती स्टेज में भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपको फ़ायदा करेगी चीज़। पर आपको देखना है कि क्या आप अभी मेडिसिन से ही ठीक हैं। देखिए, यहाँ सवाल उन्हीं दो गोल्स को लेकर आता है, पेन, इसके बाद पेन की रीज़न ही ख़त्म हो जाते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में कोई पेन नहीं होता है। फंक्शंस डेफिनेटली इम्प्रूव करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप भागने दौड़ने लगेंगे। ऑपरेशन से पहले का जो स्टेटस होता है उसी को मैच करते हुए ही आपके मोशंस आते हैं। मतलब अगर आप ऑपरेशन से पहले छड़ी पे चल रहे थे, तो या तो आप छड़ी पे ही चलेंगे बाद में, बट पेन फ्री अच्छे से, या फिर आप हो सकता है कि छड़ी भी छोड़ दें। दैट डिपेंड्स। पर ऐसा नहीं होगा कि आप एक यंग 30-40 ईयर्स की एज के व्यक्ति की तरह भागने दौड़ने लगेंगे। सो एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज करने का। उसकी वजह से आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और आप बहुत बेहतर चलते हैं। तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारे सवाल जो कॉमनली पूछे जाते हैं, पेशेंट हमारे पास आते हैं और इससे जुड़े हुए सवाल पूछते हैं। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में और क्वेश्चन पूछिए, ताकि हम उसके ऊपर आपको और जानकारी एक नेक्स्ट वीडियो में दे पाएँ आपके ज़्यादा सवालों के बारे में। थैंक यू सो मच।